हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी का वन शॉट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया का वेग व इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया का वेग और इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो देखते हैं अभिक्रिया का वेग क्या है। तो एकांक समय में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। फिर से देख लीजिए, एकांक समय में, एकांक बोल दीजिए इकाई, समय में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक अभिक्रिया ली। आर से क्या बनकर तैयार हो रहा है, पी बनकर तैयार हो रहा है। देखिए आर क्या है, आर है अभिकारक। देखिए जो होते हैं हमारे साइड, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और जो होते हैं हमारे राइट हैंड साइड यानी कि एरो की दूसरी तरफ, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे उत्पाद। अब देखिए यहाँ पर क्या, सांद्रता में कमी होगी तभी उत्पाद में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं अभिक्रिया का वेग। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हमें फॉर्मूला अच्छे से पता होने चाहिए। तो देखिए अभिक्रिया का वेग बराबर है अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय। तो देखिए अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय। अब देखिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अभिक्रिया का वेग, आर की सांद्रता में कमी अपॉन कमी में लगा समय। तो देखिए अभिक्रिया का वेग किससे किसको डिनोट करते हैं, स्मॉल आर को। इसमें लिखा है ना आर की सांद्रता में कमी। तो देखिए सांद्रता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं ब्रैकेट से। तो यहाँ पे आर की सांद्रता में कमी, देखिए हम यहाँ पर हमसे क्या पूछी गई, क्या कही गई, कमी। तो यहाँ पर आ गया माइनस। अगर यहाँ पे हमसे क्या कहा जाता, वृद्धि, तो यहाँ पर हो जाता प्लस। तो देखिए नोट में आप ज़रूर लिखिएगा कि माइनस में कमी आएगी और प्लस में वृद्धि, क्योंकि ये हमारे जब हमसे न्यूमेरिकल करेंगे हम, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि माइनस में कमी होती है और प्लस में वृद्धि। तो अभिक्रिया का वेग बराबर आर की सांद्रता में कमी अपॉन कमी में लगा समय। तो अभिक्रिया का वेग क्या है, स्मॉल आर, और देखिए आर की सांद्रता में कमी यानी कि माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि कमी में लगा समय तो क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस, या तो देख लीजिए आप डी लिख लीजिए या आप डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो देखिए या तो माइनस डेल्टा, अब देखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट किसको दर्शा रहा है, सांद्रता को दर्शा रहा है, ब्रैकेट आर अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए आगे, देखिए अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग है पी की सांद्रता में वृद्धि अपॉन वृद्धि में लगा समय। तो हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, वृद्धि, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आर बराबर प्लस डी पी अपॉन डी टी, या हम इसको डेल्टा पी और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि आर की सांद्रता में वृद्धि और पी की सांद्रता में वृद्धि, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो देखिए माइनस किसको दर्शा रहा है, कमी को, और प्लस वृद्धि को, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए बात आती है अभिक्रिया के वेग के फॉर्मूले की। तो देखिए फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी फॉर्मूला और मात्रक, मात्रक और फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मात्रक हमसे एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या हमसे अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो देखिए अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखिए आपने ये फॉर्मूला कैसे निकाला है। तो देखिए था ना कि पी की सांद्रता में वृद्धि अपॉन वृद्धि में लगा समय। देखिए हमारा जो फॉर्मूला था अभिक्रिया के वेग का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय। अब देखिए आप जानते हैं समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। और देखिए अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और देखिए यहाँ पर सांद्रता की बात आ रही है, तो हम जानते हैं सांद्रता का मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और देखिए नीचे समय था तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा सेकंड। तो इसका मात्रा क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे हमारा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम देखते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला है ताप यानी कि टेम्परेचर।
तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा है सांता, तो सांता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा है उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चौथा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो देखिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से, ताप, सांता, उत्प्रेरक और क्षेत्रफल। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, सांता में बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और इस देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी कि आपको ताप, सांता, उत्प्रेरक और क्षेत्रफल ये चारों याद रखने हैं, क्योंकि ये सभी बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया। इससे देख लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया से हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे 4 मार्क्स का पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक बताइए और शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताइए। तो देखिए आपको ये टॉपिक अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम चाहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया है क्या। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए आपको, देखिए 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्या है, आर, तो अभिकारक की सांता के शून्य घात के समानुपाती होते हैं, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये उत्प्रेरक काम करेगा, इसमें सूर्य का प्रकाश, तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हमारा HCl बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा कहती है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप देख लीजिएगा। अब देख लीजिए बात आती है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप निशान लगा लीजिएगा। अब देख लीजिए, हमने यहाँ पर मान लिया एक अभिक्रिया मान ली कि ए से क्या बनकर तैयार हो रहा है, बी प्लस सी। तो ए क्या है, यहाँ पे अभिकारक है और बी प्लस सी क्या है, एक उत्पाद है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आया होगा। हमने बस यहाँ पर क्या किया, हमने बस यहाँ पर एक अभिक्रिया ली है। अभिक्रिया हमने ली है कि ए से क्या बनकर तैयार हो रहा है, बी प्लस सी बनकर तैयार हो रहा है, और ए क्या है, अभिकारक, और बी प्लस सी क्या उत्पाद है। अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया से हम यहाँ पर लिखेंगे, देख लीजिए हमारे डेफिनेशन में लिखा था ना कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांता के शून्य घात के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया की दर क्या होता है, आर, या इसको dx/dt भी लिख सकते हैं। क्या था फिर, अभिकारक की सांता के शून्य घात के समानुपाती होता है। तो अभिकारक क्या है, ए, तो ए की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया से, तो dx/dt, या तो आप यहाँ पर आर लिख लीजिएगा या लिख लीजिए dx/dt। तो समानुपाती हो जाएगा ए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट किसको दर्शाता है, ब्रैकेट दर्शाता है हमारे सांतों को, ब्रैकेट की पावर 0। अब देखिए आगे देखिए, तो हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, देखिए वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था समानुपाती। आपने यहाँ पर अच्छे से देखा है कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था समानुपाती। देख लीजिए यहाँ पर क्या था, समानुपाती था। तो देखिए जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक आ जाएगा, यानी कि एक नियतांक आ जाएगा। नियतांक बोल दीजिए या स्थिरांक बोल दीजिए, दोनों एक ही हैं, यानी कि कांस्टेंट। तो dx/dt इज इक्वल टू k। अब देखिए ये क्या था, ब्रैकेट a की पावर 0। अब देख लीजिए k क्या था, k था हमारा वेग स्थिरांक। अब देख लीजिए हम जानते हैं कि a की पावर 0 हो या x की पावर 0 हो या d की पावर 0 हो या t की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की पावर 0 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू k। अब देख लीजिए हम क्या करेंगे, dx बराबर ये जो dt है ये k के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारी समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे समाकलन करने पर। जब हम यहाँ पर समाकलन करेंगे तो देखिए समाकलन का साइन क्या होता है, ये होता है। तो देखिए यहाँ पर dx के सापेक्ष समाकलन है, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए k क्या है, k अचर राशि है, तो ये क्या आ जाएगी, बाहर हो जाएगी। और समाकलन dt का तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, t। तो देखिए dx के सापेक्ष है तो यहाँ पर x आ गया, k क्या अचर राशि थी तो बाहर निकल कर आ गई ये dt का। तो देखिए k इंटू टी, क्योंकि t के सापेक्ष था तो t आ गया। यहाँ पर प्लस c, तो c क्या है, c हमारा समाकलन नियतांक। क्या है फ्रेंड्स, c हमारा समाकलन नियतांक।
तो x बराबर के टी प्लस सी, इसको हमने मान ली इक्वेशन नंबर 2। तो देख लीजिए हम यहाँ पर करेंगे, यदि x बराबर 0 t बराबर 0 तो क्या आ जाएगा 0 बराबर के इंटू 0 प्लस सी। तो c बराबर क्या निकल कर आ गया, c बराबर निकल कर आ गया 0। तो देख लीजिए हमने क्या किया था, x बराबर 0 रख दिया, t बराबर 0 रख दिया, तो हमारा c का मान निकल कर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम इस c के मान को कहाँ रखेंगे, हम इस c के मान को रख देंगे अपनी समीकरण 2 में, यानी कि इस वाली समीकरण में हम रख देंगे। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए हम यहाँ पर लिखेंगे c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आ जाएगा x बराबर के टी प्लस 0। अब देख लीजिए x इज इक्वल टू के इंटू टी। तो हमें क्या करना था, हमें वेग स्थिरांक का, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना था। तो देखिए यहाँ पर k क्या है, k वेग स्थिरांक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर k आ जाएगा और x के साथ क्या चला जाएगा, अपॉन में t हो जाएगा, क्योंकि k के साथ गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। अब देख लीजिए बात आती है इसके मात्रक की। तो देख लीजिए मात्रक हम क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे हम फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला है k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। एक्स क्या है यहाँ पे, सांता, तो हम जानते हैं सांता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और देख लीजिए नीचे क्या है, अपॉन समय, समय का मात्रक क्या है, सेकंड, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। फिर से देख लीजिए सांता का मात्रक क्या था, मोल प्रति लीटर, और अपॉन में क्या था, समय का मात्रक सेकंड, तो हो जाएगा मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक और व्यंजक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देख लीजिए आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक और मात्रक। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए परिभाषा। तो देख लीजिए वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांता के प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या था, शून्य कोटि की अभिक्रिया में यहाँ था कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांता के शून्य घात के समानुपाती होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब देख लीजिए बात आती है इसके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमसे 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। और देख लीजिए 2025 में देखिए हर बार क्या होता है, 7 पेपर सेट होते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो इस बार 7 के 7 पेपर सेट में प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमसे पूछा गया था, तो इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे ए क्या है, ए उत्पाद, क्या है फ्रेंड्स, ए क्या उत्पाद। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कहता है ए क्या था, उत्पाद। अब हम क्या करेंगे, प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रता क्या, अभिकारक की सांद्रता ए और उत्पाद की 0, लेकिन t समय बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पर a माइनस एक्स और इसकी x। फिर से देख लीजिए यहाँ पर हमने अभिक्रिया क्या मानी थी, अभिक्रिया है a से क्या बनकर तैयार हो रहा है, उत्पाद बनकर तैयार हो रहा है। और देख लीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या था, a से क्या बनकर तैयार हो रहा है, b प्लस सी बनकर तैयार हो रहा है, तो वहाँ उत्पाद क्या था, b प्लस सी था। तो हमने यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक में अभिक्रिया क्या मानी है, ए एरो उत्पाद, यानी कि अभिकारक ए है, उत्पाद। तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक सांद्रण, तो प्रारंभिक सांद्रता में क्या हो जाएगा, अभिकारक ए हो जाएगा और उत्पाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टी समय बाद क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स और उत्पाद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए आगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो देखिए हमने भी परिभाषा में देखा था ना कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो देखिए dx अपॉन dt, सांद्रता क्या है r, या इसको dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर dx अपॉन dt लिखा है, समानुपाती किसके, a की पावर, a की सांद्रता की पावर 1 के। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब भी समानुपाती है तो क्या हो जाएगा, जब हम इसे बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक वेग स्थिरांक आ जाएगा जिसको बोलेंगे हम k, तो आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू k ब्रैकेट a। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे t समय बाद वेग, क्या करेंगे फ्रेंड्स, t समय बाद वेग। तो इसमें जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे था a की सांद्रता, तो उसमें था ना t समय बाद वेग, तो क्या अभिकारक क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स। देखिए अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था ना कि t समय बाद अभिकारक क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है t समय बाद वेग, तो हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू k ब्रैकेट a माइनस एक्स, तो हो जाएगा dx अपॉन, ये क्या है, ब्रैकेट a माइनस एक्स यहाँ पे चला जाएगा और देख लीजिए बराबर हो जाएगा k।
यानी कि हम क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले हमने एक तरफ कर लिए और बिना एक्स वाले हमने एक तरफ कर लिए। अब देखिए लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे समाकलन करने पर। क्या करेंगे फ्रेंड्स, समाकलन करने पर। तो देखिए अगर आपको समाकलन के फॉर्मूले नहीं पता तो आपको यहाँ पर 2 से 3 फॉर्मूले ही बस याद करने हैं। तो देख लीजिए समाकलन 1/a - x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस log बेस e ब्रैकेट a - x के। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने समाकलन करा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस log बेस e ब्रैकेट a - x। और देखिए k क्या था, अचर राशि था, तो ये बराबर, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, फिर आ जाएगा समाकलन 1 × dt। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस log बेस e ब्रैकेट a - x इजिकल टू के टी प्लस सी। अब देख लीजिए हम क्या करेंगे, जब t बराबर 0 और x बराबर 0, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पे x बराबर 0 कर देंगे और t बराबर भी 0 कर देंगे, तब हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, log बेस e ब्रैकेट a - 0 बराबर k × 0 प्लस सी। तो आ जाएगा माइनस log बेस e a इजिकल टू सी। अब देखिए यहाँ पर देखिए c का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब जो हमारा c का मान निकल कर आया ना, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, माइनस log बेस e ब्रैकेट a - x इजिकल टू के टी प्लस ब्रैकेट माइनस log बेस e a। अब देख लीजिए यहाँ पर ये ऐसा कैसे आ जाएगा, इजिकल टू के टी। अब देख लीजिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पर आ गया log बेस e a। तो देख लीजिए अब हम क्या करेंगे, log वाले एक तरफ कर लेंगे और बिना log वाले एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था माइनस log e a। तो फिर जब ये log बेस e a माइनस में था तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा log बेस a माइनस log e a माइनस एक्स इजिकल टू के टी। अब देख लीजिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक फॉर्मूला बन रहा है log m माइनस log n का। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला log m माइनस log n का, तो इजिकल टू log m की पावर n। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा के टी इजिकल टू log a माइनस एक्स। अब देख लीजिए हमें क्या करना था, हमें प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना था। तो ये क्या है, सी के क्या है, वेग स्थिरांक है, तो हमने यहाँ पे ये रख दिया है। और टी क्या था, इसके साथ गुणा में था, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 1/t log बेस e a माइनस एक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या था, ये था log बेस e। अब देखिए log बेस e को हम log 10 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303। जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है, तो k बराबर 2.303/t log बेस 10 a माइनस एक्स। तो फ्रेंड्स ये निकल कर आ गया है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। अब देख लीजिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालना है मात्रक। मात्रक कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए ये क्या है, ये हमारी सांता है, तो सांता से सांता कैंसिल हो जाएगी। हम जानते हैं मोल प्रति लीटर से कैंसिल हो जाएगा, log बेस 10 का कोई मतलब नहीं है। तो हम इसका फॉर्मूला हमारा बनकर आया k इजिकल टू 1/t, यानी कि मात्रक निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समय का मात्रक सेकंड है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका मात्रक प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लगा मात्रक निकल कर आ गया 1/सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड या प्रति मिनट। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला है अर्ध आयु काल। तो देख लीजिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्धायु काल। तो देख लीजिए अर्धायु काल है क्या। तो देख लीजिए अर्धायु काल की वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आदि पूर्ण हो जाती है उसे अब उस अभिक्रिया को अर्धायु काल कहते हैं। इसे T12 या T50 से दर्शाते हैं। तो अर्धायु काल को किससे दर्शाएंगे, T12 या T50 से। तो अर्धायु काल क्या है कि वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, आदि पूरी हो जाती है, उस अभिक्रिया को हम अर्धायु काल कहते हैं। इसे T12 या T50 से दर्शाते हैं। तो T12 इजिकल टू 0.693/K। अब देखिए बात आती है अर्धायु काल के व्यंजक की। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेंगे अर्धायु काल के व्यंजक के लिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स एक बात और, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अर्धायु काल का व्यंजक ही लिख दोगे कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, अर्धायु काल का वेग स्थिरांक का व्यंजक लिख दोगे।
तो देखिए अर्धायु काल का व्यंजक, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 अपॉन a माइनस एक्स। तो देखिए जब यह आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, t की जगह क्या कर देंगे, t हाफ कर देंगे और a के बराबर a और a माइनस एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, a हाफ। तो देखिए यहाँ पर आ गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 10 log a अपॉन a माइनस 2। यहाँ पर क्योंकि क्या था, अर्धायु काल में हमें क्या करना था, सांता आधी करनी थी, सांता और समय क्या करनी, आधी करनी। क्योंकि देखिए यहाँ पे था ना कि t की जगह हम t हाफ कर देंगे, a की जगह a कर देंगे और a माइनस एक्स की जगह क्या कर देंगे, a हाफ कर देंगे। तो देखिए जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो क्या आ जाएगा, इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 10 2। अब देखिए log बेस 2 का मान क्या निकल कर आ गया, 0.3010। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, टी हाफ। यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि हमें क्या निकालना था, अर्धायु काल का व्यंजक निकालना था। तो अर्धायु काल को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से या टी 50 से। तो ये टी हाफ यहाँ चला जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और देखिए log बेस 10 2 का मान क्या है, 0.3010। तो देख लीजिए ये निकल कर आ गया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो देख लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया से यहाँ तक लिख कर दोगे। और देख लीजिए लिखा है ना, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्धायु का अभिकारक की प्रारंभिक सांता पर निर्भर नहीं करती। तो देख लीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे कि उपयुक्त पद में कोई सांता नहीं है, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांता पर निर्भर नहीं करती है। अब चलते हैं आगे। अब देख लीजिए आगे है आर्हेनियस समीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक समीकरण दिया है। तो देख लीजिए आर्हेनियस ने, देख लीजिए 2019 में ये क्या था, 2019 में ये हमारे चैप्टर से हटा दी गई थी, लेकिन 2024 में ये फिर से ऐड कर ली गई है। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स की पूछी जाती है। तो देखिए आर्हेनियस समीकरण क्या है, आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक k में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा दर्शाया, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। फिर से देख लीजिए आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक k में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा दर्शाया, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। तो k इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। देखिए आर्हेनियस समीकरण का आपको सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर नेमिंग करेंगे तो के क्या है, वेग स्थिरांक है, ए क्या है, आवर्ती गुणांक है, ई क्या है, सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, आर क्या है, गैस नियतांक है, टी क्या है, ताप है। तो देख लीजिए हम यहाँ पर समीकरण लेंगे। अब हम इस समीकरण का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में लॉग कर लेंगे। जब हम इसका दोनों पक्षों में लॉग करेंगे तो देखिए log बेस ई के इज इक्वल टू log ए इंटू ई की पावर ई अपॉन आर टी। अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो रहा है log m इंटू एन का। तो देख लीजिए किसके बराबर होता है, log m प्लस log n के। तो हम यहाँ पे log बेस के इज इक्वल टू log a प्लस log बे ई। अब देखिए ये हमने यहाँ पे रख दिया क्योंकि हमारे यहाँ पर फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब देखते हैं आगे। तो देख लीजिए log बेस के इज इक्वल टू log a प्लस log बेस ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बनकर तैयार हो log m की पावर n, तो हो जाएगा n log m। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको log के फॉर्मूले नहीं याद है तो यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आर्हेनियस समीकरण के लिए आपको log के फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। तो देख लीजिए, और आपके मैथ्स में भी तो log के फॉर्मूले का यूज़ होता है और फिजिक्स में भी। तो देखिए log m की पावर n हो जाएगा n log m, तो हो जाएगा log बेस k इज इक्वल टू log a माइनस, अब log इसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे log m की पावर n का, तो हो जाएगा n log m। तो n क्या माना जाएगा यहाँ पे, माइनस ई अपॉन आर टी, और log बेस ई m माना जाएगा। और हम जानते हैं log बेस ई का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान होता है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा log बेस के इज इक्वल टू log बेस ए माइनस ई अपॉन आर टी। तो देख लीजिए log बेस 10 के, जब देखिए हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इसको कन्वर्ट किया था,
log base c को log base 10 में तो क्या किससे गुणा करनी पड़ी थी हमें, यानी कि हमें 2.303 से करनी पड़ी थी। तो इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा log base 10 k इज इक्वल टू log base 10 a माइनस ई अपॉन 2.303 RT, इसलिए हमने यहाँ पर करा है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, हम इसको व्यक्त करना है। तो log base 10 k इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 r ब्रैकेट 1 अपॉन टी प्लस log base 10 a। हम ये हमारी आर्यन समीकरण निकल कर आ गई है। अब हमें क्या करना था, इसको सरल रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको व्यक्त करेंगे। तो ये क्या है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये ढलान क्या है, ढलान m है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो y का मान क्या है, log base 10 k। तो देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि y के अक्ष पर आ जाएगा log base 10 k। अब देखिए ढलान क्या होता है, m होता है, तो इसको कंपेयर करेंगे, आ जाएगा माइनस ई अपॉन 2.303 इंटू आर। तो ये हम यहाँ पर कर देते हैं। x अक्ष में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन टी। तो देखिए x अक्ष में लिख देंगे 1 अपॉन टी, और अंत्यखंड क्या है, log base 10 a, ये हमारा अंत्यखंड है। तो फ्रेंड्स हमें ये ऐसे ही प्रदर्शित करना था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा और आपको चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।